आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान की प्रमुख योजनाओं के बारे में। राजस्थान राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। ठीक है। अब राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, चाहे वो किसी नदी संबंधित हो या बांध संबंधित हो या फिर कोई परिवहन संबंधित हो या जल विद्युत, जो भी विद्युत संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं, उन सभी परियोजनाओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख परियोजनाएं। ठीक है। आपको क्या बात ध्यान रखनी है, वो बातें आपको ध्यान रखें। शुरुआत में ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो 2/3 भाग है वो वर्षा पर निर्भर करता है। ठीक है। तो ध्यान रहे, राजस्थान का 2/3 भाग, राजस्थान का 2/3 भाग वर्षा पर, किस पर? वर्षा पर आधारित है। अर्थात यदि राजस्थान के 2/3 भाग पे बरसात नहीं होगी तो यहाँ पे अकाल का या भूखे का सामना करना पड़ सकता है यहाँ के लोगों को। ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 भाग पे वर्षा होना अति आवश्यक है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम योजनाओं के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो हम पहली योजना पढ़ते हैं। शुरुआत की योजना है भाखड़ा नागल योजना। भाखड़ा नागल योजना, भाखड़ा नागल योजना। ठीक है। अब जो ये भाखड़ा नागल योजना है उसको भाखड़ा नागल परियोजना भी कह सकते हैं। तो भाखड़ा नागल परियोजना या भाखड़ा नागल योजना। ठीक है। अब इसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें फैक्ट जो आवश्यक है, केवल उन्हीं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना है, उसमें 3 राज्यों की क्या है, हिस्सेदारी है। 3 राज्यों की क्या है दोस्तों, हिस्सेदारी है। कौन कौन से? एक है हमारा राजस्थान, और दूसरा है पंजाब। ठीक है। और तीसरा है हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, 3 राज्यों की क्या है, भाखड़ा नागल परियोजना में हिस्सेदारी है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो भाखड़ा नागल परियोजना है, इस पे यहाँ पे 2 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 2 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? एक है भाखड़ा बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा बांध। ठीक है। और यहीं पर जो दूसरा बांध है उसका नाम है नागल बांध। कौन सा बांध? नागल बांध। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से क्या क्या बात ध्यान रखनी है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो किस नदी पर है? तो उसका नाम है सतलज नदी पर। सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। कौन सा योजना है? भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इस नदी पर जो भाखड़ा बांध है वो कहाँ पे स्थित है। तो ध्यान रखना है, जो भाखड़ा बांध है वो है हमारे बिलासपुर गांव। बिलासपुर गांव। और जो बिलासपुर गांव है वो पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो भाखड़ा बांध है, कौन सा बांध? भाखड़ा बांध, उसको एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट से बना हुआ बांध कहा जाता है। जो भाखड़ा बांध है यह एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट से बना बांध। कंक्रीट का मतलब है पत्थर से, तो कंक्रीट से बना बांध कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भाखड़ा बांध को। और इस बांध की जो ऊंचाई है, भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 340.8 किलोमीटर। 340.8 किलोमीटर इसकी क्या है दोस्तों? ऊंचाई है। ठीक है। दूसरी बात हमको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे दूसरा बांध क्या है, यहाँ पे नागल बांध। कौन सा बांध है? नागल बांध। और नागल बांध कहाँ पे स्थित है? वो है रोपड़ गांव। कौन सा गांव है? रोपड़ गांव। और रोपड़ गांव कहाँ पे है? पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक है। तो रोपड़ गांव कहाँ पे है? पंजाब में, जहाँ पे कौन सा बांध स्थित है? नागल बांध स्थित है। ठीक है। दूसरी बात आपको यहाँ से ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो भाखड़ा नागल परियोजना है इससे जो सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला है, सर्वाधिक लाभान्वित अर्थात सर्वाधिक लाभ किस जिले को मिलता है? तो जो सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला है उसका नाम है हनुमानगढ़।
कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ है। ठीक है, वहीं पे हमको ध्यान रखना है दूसरी परियोजना है इसी सतलज नदी पर। ठीक है, और ध्यान रखना है, देखिए पहली परियोजना हमने पढ़ी है बाघड़ा नागल परियोजना, जिसमें 3 राज्य हिस्सेदारी करते हैं। कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, जो बाघड़ा नागल परियोजना है वो सतलज नदी पर बनी हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने पढ़ा कि बाघड़ा बांध है वो बिलासपुर गांव में हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यह एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट से बना हुआ बांध है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 340.8 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं पे हमको क्या ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो लाभान्वित जो जिला है, अर्थात सर्वाधिक लाभ बाघड़ा नागल परियोजना से हनुमानगढ़ जिले को होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बाघड़ा नागल परियोजना से सर्वाधिक लाभ राजस्थान के किस जिले को होता है? तो किस जिले को होता है? हनुमानगढ़ को। ठीक है, वहीं पे हमको ध्यान रखना है जो नागल बांध है वो रोपड़ गांव पंजाब में स्थित है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं दूसरी परियोजना। दूसरी परियोजना का नाम है व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। अब देखिए जो व्यास परियोजना है, ठीक है, ये कहाँ पे है? व्यास नदी पर है। कहाँ पे है ये? व्यास नदी पर। तो व्यास नदी पर है। ठीक है, व्यास नदी पर। अब देखिए दोस्तों हमको क्या ध्यान रखना है, जो व्यास नदी है, कौन सी नदी? व्यास नदी। जो व्यास नदी है इस नदी पर, जो व्यास नदी है इस नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से बांध है उनके नाम देखना आप दोस्तों। एक का नाम है पौंग बांध, पौंग बांध। ठीक है, और दूसरा नाम है पड़ोह बांध। कौन सा बांध? पड़ोह बांध। ठीक है, अब जो पौंग बांध है, जो पौंग बांध है और जो पड़ोह बांध है, ये दोनों ही कहाँ पे स्थित हैं? दोनों ही हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। दोनों ही हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ से आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो पौंग बांध है, जो पौंग बांध है, इससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? बिजली का। तो बिजली का उत्पादन किस बांध से किया जाता है? पौंग बांध से किया जाता है। बिजली का उत्पादन किया जाता है किस बांध से किया जाता है? पौंग बांध से किया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि जो व्यास परियोजना है इसमें भी 3 राज्य अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। कौन कौन से? एक है राजस्थान, ठीक है, दूसरा है पंजाब और तीसरा है हरियाणा। ठीक है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 3 राज्य क्या हैं? हिस्सेदारी निभाते हैं व्यास परियोजना में। ठीक है, वहीं पर अब हम ध्यान रखते हैं तीसरी परियोजना पर चलते हैं। कौन सी परियोजना? तीसरी परियोजना। जो तीसरी परियोजना है उसका नाम है चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना। अब जो चंबल नदी घाटी परियोजना है उसमें हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि जो चंबल नदी परिघाटी परियोजना है उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश, कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से राज्य हैं, सॉरी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, अर्थात राजस्थान और एमपी। ठीक है, इन दोनों राज्यों की क्या है? हिस्सेदारी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो 50-50%, अर्थात 50-50% क्या है? हिस्सेदारी है। किसमें? चंबल नदी घाटी परियोजना में। ठीक है, वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, इसमें 3 चरणों में इसकी शुरुआत हुई। कितने चरणों में? 3 चरणों में। कितने चरणों में? 3 चरणों में। ठीक है, इसका पहला चरण है चरण फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम चरण सेकंड, और इसके बाद में पढ़ेंगे हम चरण थर्ड। ठीक है, अब देखिए जो चरण फर्स्ट है, चरण फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है कि चंबल घाटी परियोजना की जब शुरुआत हुई थी तो चरण फर्स्ट में गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ। कौन से बांध का निर्माण हुआ? गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ। गांधी सागर बांध। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ। और कहाँ पे निर्माण होता है? मंदसौर गांव। कौन सा गांव? मंदसौर गांव है, जो कि कहाँ पे है? एमपी में है, अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा गांव? मंदसौर गांव। ठीक है, उसमें गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। और ध्यान रखना है गांधी सागर बांध से, किस सागर से? गांधी सागर बांध से जो हमें विद्युत की
आपूर्ति होती है वो होती है 115 मेगावाट, 115 मेगावाट, ठीक है। और चंबल घाटी परियोजना का जो सेकंड चरण है, चंबल घाटी परियोजना का जो दूसरा चरण है, इस चरण में हमको ध्यान रखना है राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ। किस बांध का? राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। किसमें? चरण सेकंड में। और ये कहाँ पे किया गया? तो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे किया गया? चित्तौड़गढ़ में किया गया, ठीक है। और यहाँ से ध्यान रखना है आपको 172 मेगावाट, कितनी? 172 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि जो राणा प्रताप सागर बांध है, यहीं पर सर्वाधिक जल विद्युत परियोजना है। यहाँ पर सर्वाधिक जल विद्युत आपूर्ति के लिए एक परियोजना है। और यहाँ पे राणा प्रताप सागर के पास में क्या है? एक चूलिया जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात, ठीक है। चूलिया जलप्रपात है जिससे क्या होती है? सर्वाधिक क्या होती है? विद्युत आपूर्ति होती है, विद्युत की आपूर्ति, ठीक है। किससे होती है? चूलिया जलप्रपात से। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंबल नदी घाटी परियोजना के सेकंड चरण में अर्थात दूसरे चरण में किस बांध का निर्माण किया गया? तो आपको लिखना है, वहाँ पे ऑप्शन करना है, क्लिक करना है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। वहीं पर हमको ध्यान देना है कि चंबल घाटी परियोजना का तीसरा चरण, चंबल घाटी परियोजना का तीसरे चरण में कौन कौन से बांध का निर्माण होता है? तो ध्यान रखना है, एक तो है जवाहर सागर बांध, ठीक है। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध, ठीक है। और दूसरा है कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध, ठीक है। इन दोनों के बारे में हमको दो बातें याद रखनी है कि जो जवाहर सागर बांध है, जो जवाहर सागर बांध है वो बोरावास गांव, कौन सा गांव? बोरावास गांव, जो कि कहाँ पे है? कोटा में स्थित है, ठीक है। बोरावास गांव कोटा में इसका निर्माण किया गया। किसका? जवाहर सागर बांध का, ठीक है। वहीं पर कोटा में एक कोटा बैराज बांध का निर्माण किया गया, ठीक है। हमको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से इम्पोर्टेंट एक ही लाइन इम्पोर्टेंट है कि जो कोटा बैराज बांध है उससे विद्युत की आपूर्ति नहीं होती है, अर्थात कोटा बैराज बांध से केवल जल की सहायता की जाती है, ठीक है। वहाँ कोटा के जो लोग हैं, कोटा के जो लोग हैं उनको केवल जल की सहायता की जाती है। किससे? कोटा बैराज बांध से। जबकि जो जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप सागर बांध है और गांधी सागर बांध है, इन तीनों बांधों से विद्युत उत्पन्न की जाती है और लोगों तक विद्युत की क्या की जाती है? आपूर्ति की जाती है, ठीक है। जबकि कोटा बैराज बांध केवल एकमात्र ऐसा बांध है यहाँ पे चंबल नदी घाटी परियोजना में जिससे विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात हमको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, जो चंबल नदी घाटी परियोजना है इसमें 8 लिफ्ट परियोजना है, 8 लिफ्ट क्या है? परियोजनाएं हैं, 8 लिफ्ट परियोजनाएं हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंबल घाटी परियोजना है, चंबल नदी घाटी परियोजना है, उसमें कितनी लिफ्ट परियोजनाएं उपलब्ध हैं? तो कितनी हैं? 8 लिफ्ट परियोजनाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं दोस्तों चौथे नंबर की परियोजना। जो चौथे नंबर की परियोजना है वो है माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। अब जो माही बजाज सागर परियोजना है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब आपको नाम से पता चल गया कि माही बजाज सागर परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? माही नदी पर। उसी प्रकार चंबल नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है, ठीक है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बहती है, ठीक है। अब हमको क्या बातें ध्यान रखनी है महत्वपूर्ण, उनके बारे में चर्चा करते हैं हम। जो माही बजाज सागर परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है, यह परियोजना राजस्थान और गुजरात के बीच में, राजस्थान और गुजरात के मध्य हिस्सेदारी के द्वारा निर्मित की गई परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना जो कि राजस्थान और गुजरात दोनों क्या हैं इसमें हिस्सेदारी निभाते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे स्थित है इसके बारे में, तो ये कहाँ पे स्थित है? बोरखेड़ा गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? बोरखेड़ा गांव,
बोरखेड़ा गांव जो कि कहाँ पे पड़ता है, बांसवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। बांसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा गांव पड़ता है, बोरखेड़ा गांव पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर माही बजाज सागर बांध है। कौन सा सागर बांध है, माही बजाज सागर बांध। ठीक है, और यहाँ पे एक और बांध है। कौन सा, माही नदी पर एक और बांध है। कौन सा बांध है, कनाडा बांध। कौन सा बांध है, कनाडा बांध। और जो कनाडा बांध है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, गुजरात में। कनाडा बांध गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, यहाँ पे एक और बांध स्थित है, उसका नाम है कागजी पिकअप बांध। कागजी पिकअप, कागजी पिकअप बांध स्थित है। और वो कहाँ पे स्थित है, माही बजाज सागर परियोजना में माही नदी पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे केवल हमको इतना ही ध्यान रखना है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि जो माही बजाज सागर परियोजना है, इसमें देखिए आप बजाज, जो बजाज सबसे आपको कुछ याद आएगा, उसका नाम है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, अर्थात इस परियोजना का नाम जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया। ठीक है, जिसको राजस्थान में क्या कहते हैं, नेहरू कहा जाता है, जमनालाल बजाज को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों 5वें नंबर पे। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें नंबर पे। तो अब देखिए 5वें नंबर पे चलते हैं हम। और जो 5वां नंबर है, जो 5वां नंबर है वो है कि अगली योजना का, और उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है उसका, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं INGP, INGP। ठीक है, ये भी आपको बुक में कई बार लिखा मिल जाएगा कि INGP परियोजना, अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई। इसकी शुरुआत, पहला बिंदु है इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसकी शुरुआत बीकानेर के कुंवर सोन के द्वारा, किसके द्वारा, एक बीकानेर रियासत का राजा था, बीकानेर के राजा, बीकानेर के राजा कुंवर सेन, कुंवर सेन के द्वारा इसकी आधारशीलता की गई, अर्थात इसका निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत शुरू में किसके द्वारा की गई, बीकानेर के राजा कुंवर सेन के द्वारा की गई। ठीक है, वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की इसको क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान, राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। किस परियोजना को कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई, इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई दोस्तों, तो उसका नाम है गोविंद वल्लभ, जो गृह मंत्री थे हमारे। कौन थे, गृह मंत्री, उसका नाम है गोविंद, गोविंद वल्लभ, गोविंद वल्लभ जी, जो राजस्थान के गृह मंत्री थे। ठीक है, उन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की क्या रखी दोस्तों, नींव रखी। ठीक है, जबकि इंपॉर्टेंट करके लिखना है आपको, जबकि सर्वप्रथम जो पानी है, जबकि सर्वप्रथम जो पानी है वो डॉक्टर राधाकृष्ण के द्वारा, जो शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राधाकृष्ण। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के द्वारा, तो डॉक्टर राधाकृष्ण के द्वारा छोड़ा गया। ठीक है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसमें सर्वप्रथम पानी डॉक्टर राधाकृष्ण के द्वारा छोड़ा गया। ठीक है, आपको अगली बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो रावी और व्यास नदी,
इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि रावी व व्यास नदी का जो पानी था उसके द्वारा पश्चिमी राजस्थान को जल की आपूर्ति की जाए, अर्थात जो पश्चिमी राजस्थान के जो लोग हैं उनको जल की आपूर्ति, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको जल उपलब्ध कराने के लिए रावी व व्यास नदी पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जो इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो कुल लंबाई है वो है 449 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 449 किलोमीटर क्या है इसकी कुल लंबाई है, किसकी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की क्या है कुल लंबाई है, कितनी है? 449। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि इसमें इस परियोजना में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसमें छोटी छोटी क्या हैं? लिफ्ट योजनाएं हैं। छोटी छोटी क्या हैं? कुछ लिफ्ट परियोजनाएं हैं जिनमें से ध्यान रखना है जोधपुर में, इसमें जो जोधपुर में अर्थात जोधपुर साइड देख सकते हैं उसको कि जोधपुर साइड कौन सी योजना है यहाँ पे लिफ्ट परियोजना, उसका नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना। ठीक है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना कहाँ पे है? जोधपुर में है। ठीक है, वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपनी परियोजना है, आपनी परियोजना। अब जो आपनी परियोजना है वो किस साइड स्थित है? हनुमानगढ़ साइड, अर्थात हनुमानगढ़ के क्षेत्र में, हनुमानगढ़ जिले में आपनी परियोजना, आपनी लिफ्ट नहर परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसका संबंध किससे है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से है। अर्थात इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसी से जल को लेकर कुछ छोटी छोटी लिफ्ट नहर परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें से पहली है जोधपुर साइड, जोधपुर की तरफ है कौन सी योजना है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना। दूसरी है आपनी परियोजना जो कि कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। ठीक है, और ध्यान रखना है जो हनुमानगढ़ है यहाँ पे एक और परियोजना है, उसका नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है, जो कि कई बार छोटी एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे जो ज़मीन है उसमें क्या है? कुछ कमियाँ हैं और कुछ समस्याएं आ जाती हैं यहाँ पे, जैसे सेम की समस्या, ठीक है, या फिर लवणता। तो ध्यान रखना है आपको कि भूमि में, यहाँ की जो भूमि है उस भूमि में यदि लवणता, ठीक है, लवणता तथा क्षारीयता, इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया जाता है उसको पढ़ते हैं हम कि भूमि में लवणता और क्षारीयता या फिर सेम की समस्या के निदान के लिए यहाँ पे जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग, या फिर यहाँ पर कौन सी घास उगाई जाती है? सेवण घास का भी उपयोग किया जाता है, ताकि भूमि की जो लवणता है या फिर जो क्षारीयता है, ठीक है, उसकी मात्रा अधिक ना बढ़े। इसके लिए यहाँ पे जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सेवण घास का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। जबकि आजकल यहाँ पे कई बार फव्वारा पद्धति से भी यहाँ पे सिंचाई की जाती है। ठीक है, लेकिन यदि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम जो फव्वारा पद्धति है वो कहाँ पे लागू हुई, तो नर्मदा नहर परियोजना में लागू हुई। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसलिए यहाँ पे मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। वैसे यहाँ पे फव्वारा पद्धति का उपयोग किया गया है, लेकिन आप क्या है याद करने में कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो पूछता है कि सर्वप्रथम फव्वारा पद्धति का प्रयोग किस नहर परियोजना में किया गया, तो नर्मदा नहर परियोजना में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अगली परियोजना छठे नंबर पे। तो छठे नंबर पे परियोजना है उसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना।
नर्मदा नहर परियोजना। अब जो नर्मदा नहर परियोजना है, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो क्या क्वेश्चन आता है, सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि नर्मदा नहर परियोजना किन किन राज्यों की हिस्सेदारी के द्वारा बनी हुई है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आप, तो राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, इन दोनों राज्यों के सहयोग से नर्मदा नहर परियोजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। और यहाँ पर एक बांध है, उसका नाम है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। एग्जाम में कई बार इंडिया जीके में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पे स्थित है, तो यह है गुजरात में। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 458 किलोमीटर, 458 किलोमीटर है। अब आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जो नर्मदा नहर परियोजना है, जो नर्मदा नहर परियोजना है, यहाँ पे पहली बार फव्वारा द्वारा सिंचाई लागू की गई। एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फव्वारा सिंचाई जो परियोजना है, ठीक है, सबसे पहले जो फव्वारा के द्वारा जो सिंचाई है वो किस नहर परियोजना में शुरुआत की गई, तो उसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना में, ठीक है। वहीं पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार आया गया क्वेश्चन है कि जो नर्मदा नहर परियोजना है इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है जालोर व बाड़मेर दो ऐसे ज़िले हैं जिनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, किसके द्वारा, नर्मदा नहर परियोजना के द्वारा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जल किन जिलों को मिलता है, जालोर और बाड़मेर को, ठीक है। वहीं पे आपको अब हम 7वीं परियोजना में पढ़ते हैं, उसका नाम है बीसलपुर परियोजना। कौन सी परियोजना, बीसलपुर परियोजना, ठीक है। बोर नहीं होना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बीसलपुर परियोजना, अब बीसलपुर परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो बनास नदी पर है। कहाँ पर है, बनास नदी पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो बांध है, एक तो नाम से पता चलता है आपको कि बीसलपुर बांध, ठीक है। अब जो बीसलपुर बांध है वो कौन से गांव में है, तो बीसलपुर गांव में ही है, नाम से पता चल गया, बीसलपुर गांव। और ये कहाँ पे है, टोंक में। कहाँ पे है, टोंक में। और यहीं पे दूसरा बांध है, उसका नाम है ईसरदा बांध। अब जो ईसरदार बांध है वो है ईसरदा गांव में, ईसरदा गांव। और ये दोनों ही गांव कहाँ पे है दोस्तों, टोंक में स्थित है, ठीक है। तो बीसलपुर परियोजना के बारे में आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि बीसलपुर परियोजना बनास नदी पर स्थित है और ये किस जिले में स्थित है, तो टोंक जिले में स्थित है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों 8वें नंबर की परियोजना। अब जो 8वें नंबर की जो परियोजना है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो जो 8वें नंबर की परियोजना है उसका नाम है जाखम परियोजना। अब नाम से पता चलता है जो जाखम नदी पर है, जाखम परियोजना। अब जाखम परियोजना कौन सी नदी पर है, तो जाखम नदी पर है, जाखम नदी पर। और जाखम नदी कहाँ पे है, तो प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। अब आपको यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है वो क्या मिलता है कि केवल राजस्थान को ही लाभ मिलता है, किससे, जाखम परियोजना से। तो केवल राजस्थान की परियोजना है, केवल राजस्थान की परियोजना, अर्थात इस परियोजना के द्वारा केवल राजस्थान को क्या मिलता है, लाभ मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि केवल राजस्थान में ही केवल राजस्थान के जिलों को ही लाभान्वित या लाभ देने वाली कौन सी परियोजना है, तो वो कौन सी परियोजना है, जाखम परियोजना है। या फिर कई बार जो मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित परियोजनाओं को उनके जिलों के क्रमवाई से आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमाने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है जाखम परियोजना कहाँ पे स्थित है, प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो वहाँ पे गलती नहीं करनी है हमको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है नेक्स्ट परियोजना। कौन सी परियोजना? अगली परियोजना है नवी परियोजना, और उसका नाम है मानसी मानसी वालव मानसी वालव। अब जो मानसी वाबल परियोजना, मानसी वाबल परियोजना। अब इसमें हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। जो मानसी वाबल परियोजना है, ठीक है, इसमें एक तो हमको हिस्सेदारी ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसमें किस किस राज्यों की हिस्सेदारी है? तो एक तो राजस्थान राज्य की हिस्सेदारी है, ठीक है, और एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कंपनी है, ठीक है, जहाँ पे जिंक का क्या होता है उत्पादन, किसका? जिंक का। यदि आपने साइंस में पढ़ा हो तो जिंक को किससे, जिंक का क्या है प्रतीक चिन्ह, क्या है? Zn। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मानसी वाकल परियोजना है जो राजस्थान और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कंपनी है, उन दोनों के सहयोग से इस योजना का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। ठीक है, और जो मानसी वाकल परियोजना है, इसमें देश की सबसे लंबी क्या है? सुरंग है। देश की सबसे लंबी क्या है? यहाँ पे सुरंग है, और उसका नाम क्या है? देवास। क्या नाम है? देवास। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे देवास से लेकर, देवास कह दो या देवास का जो गांव है यहाँ पे वो है असलीगढ़। क्या नाम है? असलीगढ़ एक गांव है। तो देवास से लेकर कहाँ तक? पिछोला झील तक। देवास गांव से, अर्थात यहाँ पे असलीगढ़ क्या है? बांध है। देवास गांव में असलीगढ़ क्या है? बांध है, जहाँ से पिछोला झील तक पानी को लाया जाता है। मानसी वाकल परियोजना के तहत देवास गांव जहाँ पे असलीगढ़ बांध स्थित है, वहाँ से पिछोला झील तक क्या लाया जाता है? पानी लाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? सबसे लंबी सुरंग है, उसका नाम क्या है? देवास। क्या नाम है? देवास। दूसरी बात आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि मानसी वाकल परियोजना में जो राजस्थान और जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का दोनों का जो सहयोग है वो कितना कितना है? तो ध्यान रखना है 70/30 में, अर्थात 70% हिस्सा किसका है? राजस्थान का है, और 30% हिस्सा किसका है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कंपनी है, जहाँ से तांबे का क्या होता है? उत्पादन होता है। इस विषय के बारे में हम खनिज संबंधी जो वीडियो है उसके बारे में वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यहाँ से कॉपर भी मिलता है और क्या मिलता है? तांबा मिलता है, जो कि खेतरी झुंझुनू में क्या है? इसकी खान है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं 10वें नंबर की परियोजना के बारे में। किसके बारे में? 10वें नंबर की परियोजना। तो अब देखिए, जो 10वें नंबर की परियोजना है उसका नाम है, इम्पोर्टेंट है। जो 10वें नंबर की परियोजना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 10वें नंबर की परियोजना क्या है? बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो 10वें नंबर की परियोजना है वो एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको 10वें नंबर में पढ़ना है आपको कि पीएम किसान योजना। कौन सी योजना? पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना। अब जो पीएम किसान योजना है उसकी शुरुआत की गई 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान योजना की क्या की गई? शुरुआत की गई। ठीक है, ये इससे पहले हमने जल विद्युत संबंधी जो भी परियोजनाएं थी उनके बारे में विस्तार से पढ़े थे। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों किसके बारे में? जो भी करंट अफेयर में जो भी योजनाएं आती हैं उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी में हम जो विद्युत संबंधी जो जल संसाधन है, ठीक है, जब विद्युत संसाधन है, परिवहन संबंधी जो भी योजना है उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं पीएम की प्रधानमंत्री किसान योजना। इसकी शुरुआत की गई 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत क्या बात लिखी थी? तो इसके अंतर्गत जो बात थी वो है कि यहाँ पे जो 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, जिनके पास भी 2 हेक्टेयर से
2 हेक्टेयर से कम जमीन वालों को, 2 हेक्टेयर से कम जमीन वालों को 2-2 हज़ार की, 2-2 हज़ार की 3 किस्त, कितनी किस्त, 3 किस्तों के रूप में कितने रुपए मिलते थे, 6,000 रुपये दिए गए। कितने रुपए दिए गए, 6,000 रुपये दिए गए। एग्जाम में क्वेश्चन में किस प्रकार पूछा जाता है कि पीएम किसान योजना की शुरुआत कब की गई, तो 24 फरवरी 2019 को की गई। ठीक है, फिर कौन सा कथन सत्य है असत्य है, इस रूप में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वहीं पर आपको किस्तों के रूप में पूछा जाएगा तो 2-2 हज़ार की कितनी किस्तें, 3 किस्तें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 11वें नंबर पे, जो 11वें नंबर पे हम पढ़ते हैं उसका नाम है दोस्तों, 11वें नंबर पे है मनरेगा। आपने नाम सुना होगा मनरेगा। अब जो मनरेगा क्या है, एक कार्यक्रम है, इसको भी एक योजना के रूप में माना जाता है। ये क्या है, एक कार्यक्रम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो मनरेगा कार्यक्रम है इसकी शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम था 2005 उसके द्वारा की गई। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के द्वारा, 2005 के द्वारा क्या की गई, इसकी शुरुआत की गई। और कब की गई इसकी शुरुआत, तो आपको डेट भी याद रखनी है, 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिलों, कितने जिलों, 200 जिलों में क्या की दोस्तों गई, इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो 200 जिलों में क्या की गई, इसकी शुरुआत की गई। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से शुरुआत की गई, जो इसकी शुरुआत है वो कहाँ से की गई। ठीक है, तो आपको करना है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से की गई, आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई, किसकी, मनरेगा की। ठीक है, वहीं पे आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका नाम मनरेगा कैसे पड़ा, इसका नाम मनरेगा कैसे पड़ा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो महात्मा गांधी है, अर्थात 2 अक्टूबर 2019 को, 2 अक्टूबर 2019 को जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के 150वें जयंती पर, 150वीं जयंती पर इसका नाम क्या कर दिया गया, पहले इसका नाम था नरेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मनरेगा, और मैं का मतलब हो गया महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। कब जोड़ दिया गया, 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के 150वें जयंती के अवसर पर इसका नाम क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है उसके बारे में देखिए। यहाँ पे आपको एक बात और इम्पोर्टेंट है, क्या ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो महात्मा गांधी के नाम पर जब जोड़ा गया तो ये किसने जोड़ा। ठीक है, तो महात्मा गांधी मनरेगा में अभी कोरोना के दौरान 20 रुपये और बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, महात्मा गांधी मनरेगा की योजना के बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी कि शुरुआत कहाँ से की गई, तो शुरुआत की गई आंध्र प्रदेश से। ठीक है, वैसे जब शुरुआत में जब ये काम शुरू हुआ था तो ध्यान रखना है आपको, ये 150 दिन का काम बढ़ा दिया गया था। नहीं, शुरुआत में 100 दिन का काम था ये। ठीक है, कि लोगों को 100 दिन का कार्य मिलेगा, फिर 150 दिन कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये बात फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या बात है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई और किस अधिनियम के तहत की गई। ठीक है, और फिर इसका नाम जो मनरेगा पड़ा, पहले नरेगा था उसका नाम फिर मनरेगा पड़ा, तो कब पड़ा, 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं अगली योजना के बारे में। अब देखिए दोस्तों, जो अगली योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन परियोजना। ठीक है, इसके बारे में केवल आपको इतना ही फैक्ट याद रखना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, तो झालावाड़ से। किस जिले से की गई है, झालावाड़ से की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, घर घर तक या फिर प्रत्येक व्यक्ति तक या प्रत्येक जिले में जल की आपूर्ति हो। ठीक है, तो झालावाड़ जिले से इसकी क्या की गई दोस्तों, शुरुआत की गई। ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। ठीक है, एक योजना है, उसका नाम है मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना। अब जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसकी शुरुआत की गई दोस्तों 2015 से 2022 तक। उसका उद्देश्य क्या था कि 2015 से 2022 तक, अर्थात 2015 से 2022 तक 10.35% लोगों को, सभी को रहने के लिए आवास उपलब्ध हो। क्या उपलब्ध हो, आवास। आवास का अर्थ है कि रहने का स्थान, रहने का स्थान। ठीक है, तो आपको केवल यहाँ से इतनी ही बात याद रखनी है कि मुख्यमंत्री आवास योजना है, उसका लक्ष्य क्या है, 2015 से 2022 तक 10.35% व्यक्तियों को क्या हो, आवास उपलब्ध हो। ठीक है, इसके बाद में अब देखिए दोस्तों, ये आवास योजनाएं क्यों चलती हैं, उसके पीछे भी एक कारण है। आपने बचपन में एक किताब पढ़ी होगी, आपदा प्रबंध। आपदा प्रबंध अर्थात कोई भी जब आपदा आती है, ठीक है, तो उसके प्रबंधन के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, तो आपदा प्रबंध में आपको वहाँ से, जो छोटी क्लास की किताब है, ठीक है दोस्तों, 7वीं क्लास की किताब है, तो वहाँ से आपको कुछ लाइनें याद रखनी है कि आपदा प्रबंध जो अधिनियम था वो कब शुरू हुआ था, 2005 में। कब शुरू हुआ, 2005 में शुरू हुआ। यहाँ पे सूखा आया, क्या है, सूखा। और सूखा संबंधी आपको 2 डेट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान जीके में कई बार पूछ जाती है। एक है दोस्तों छप्पनिया काल, छप्पनिया काल। एक छप्पन की पहाड़ी भी है राज संबंध में। ठीक है, तो वो पहाड़ी है, यहाँ पे क्या है, छप्पनिया काल। अब छप्पनिया काल कब आया, एग्जाम में पूछा था, तो 1899 में, 1899 में आया। ठीक है, वहीं पे ये तो है, आपको पानी से संबंधित सूखा पड़ गया था। ठीक है, वहीं पर अनाज वगैरह जो पैदा नहीं हो, अन्न यदि पैदा नहीं हुआ था, ठीक है, तो उसके कारण एक और काल आया, उसका नाम है सहसा, सहसा भूदरिया, या फिर इसका नाम कई बुकों में मिलेगा आपको, सहसा भूधरना। तो सहसा भूधरना जो काल है वो कब आया, 1842 में। ये 2 डेट हैं जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो अब देखिए 14वें नंबर पे, 14वें नंबर पे हम योजना पढ़ते हैं, उसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना। अब जो आयुष्मान भारत योजना है, जो आयुष्मान भारत योजना है, उसमें हमको एक बात ध्यान रखनी है कि इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत की गई रांची, रांची क्षेत्र, जो कि कहाँ पे है, झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड में है। तो रांची झारखंड से आयुष्मान भारत योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। ठीक है, और संपूर्ण भारत में, अर्थात ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया में इसकी शुरुआत कब की गई, यदि आपसे डेट पूछ जाए तो ध्यान रखना 25 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत संपूर्ण भारत में की गई। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, 15वीं योजना। जो 15वीं जो योजना है उसका नाम है उज्ज्वल योजना। उज्ज्वल योजना। अब जो उज्ज्वल योजना है उसके बारे में हमको क्या बात ध्यान रखनी है कि जो उज्ज्वल परियोजना है
ये परियोजना कहाँ से शुरुआत की गई, यानी कि आपको जो योजना है उनकी एक तो शुरुआत आपको याद रखनी है, और फिर दूसरी बात है डेट। लेकिन डेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उनकी शुरुआत कहाँ से की गई। तो जो उज्ज्वल परियोजना है उसकी शुरुआत बलिया गांव, बलिया गांव जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो बलिया गांव उत्तर प्रदेश से की गई। ये दोस्तों गैस कनेक्शन से संबंधित है, ठीक है, कि सभी को गैस उपलब्ध हो, उसके लिए उज्ज्वल गैस योजना का शुभारंभ किया गया। गैस का मतलब है जिसमें गैस में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन की कितनी मात्रा होती है इसमें, कार्बन की मात्रा होती है 3 व 4। इसका मतलब है 3 कार्बन या 4 कार्बन। आपने साइंस में पढ़ा होगा, देखो जो 3 कार्बन होता है 1 2 3, तो हर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। तो 1 2 3 4। फिर देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 4। तो 4 क्या है, इसके हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये साइंस वाले विद्यार्थी के समझ में आ जाएगा आसानी से। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, ये तो कौन सी श्रेणी हो गई, ये होगी एल्काइन, ठीक है, एल्केन, ठीक है। तो मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन हो गया, क्या हो गया, प्रोपेन। तो ध्यान रखना है कि जो गैस होता है उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो प्रोपेन, अर्थात कार्बन परमाणु कितने होते हैं 3, 1 2 3, और हाइड्रोजन कितने होते हैं 4। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अर्थात जो कार्बन है उसकी संयोजकता होती है 4, कार्बन की संयोजकता होती है 4, और कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़कर बना हुआ होता है, ठीक है। और ये कार्बन की क्या हो गई, श्रृंखला हो गई। तो ध्यान रखना आपको, जो गैस में 2 गैसें पाई जाती हैं, जो गैस भरवाते हैं उसमें 2 गैसें, एक तो प्रोपेन और एक ब्यूटेन। अगर कार्बन की संख्या कितनी है 3, तो प्रोपेन हो जाएगा, और 4 कार्बन की संयोजकता है तो क्या नाम हो जाएगा उसका, ब्यूटेन, ठीक है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है किस योजना के अंतर्गत, उज्ज्वल योजना के अंतर्गत, इनको बढ़ावा देने के लिए। और इसकी शुरुआत की गई बलिया गांव उत्तर प्रदेश में। वहीं पे आपको एक इम्पोर्टेंट योजना है उसके बारे में पढ़ना है, और उसका नाम है 16 नंबर पे, इसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, भूलना मत इसको, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वहीं पर यदि आपको ध्यान रखे, अभी हमने पढ़ी थी उज्ज्वल योजना, जिसकी शुरुआत बलिया गांव उत्तर प्रदेश में की गई, ठीक है। इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि अब करंट जीके में आप थोड़ा पढ़ के जाना इसके बारे में, कि करंट जीके में आपको इतनी सी बात पढ़नी है इसके बारे में कि इसका आप 2.0 वर्जन, अर्थात सेकंड वर्जन, ये तो था फर्स्ट वर्जन 1.0, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट, फिर चैप्टर 2 आता है ना मूवियों में, वैसे ही उज्ज्वल योजना का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका शुरुआत की गई थी बलिया गांव उत्तर प्रदेश में। अब जो सेकंड चैप्टर है इसका, उसकी शुरुआत की गई है, कब की गई है, तो 10 अगस्त 2021। तो करंट की डेट इंपॉर्टेंट है, 10 अगस्त 2021 की। और कहाँ से की गई है, तो महोबा गांव, और महोबा गांव कहाँ पे है, यूपी में, अर्थात उत्तर प्रदेश में महोबा गांव से इसकी 2.0 वर्जन इसका निकाल दिया गया है उज्ज्वल योजना का, ठीक है। तो ये बात भी आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, और ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट वाली जो डेट है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे योजना हो तो सन 1980 से चलती आई हैं बहुत सारी योजनाएं, तो डेट कहाँ तक याद रखेंगे हम, तो इम्पोर्टेंट है आपकी करंट यूनिट। अब देखिए दोस्तों, मृदा कार्ड योजना, जो मृदा कार्ड योजना है उसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत, अब इसकी जो शुरुआत है वो सूरतगढ़ गंगानगर से, सूरतगढ़ गंगानगर से इसकी शुरुआत की गई। और कब की गई, तो 19 फरवरी 2015 से, 19 फरवरी 2015 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की क्या की गई दोस्तों, शुरुआत की गई। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो मिट्टी होती है उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो इस योजना को शुरुआत करने के उद्देश्य से की गई। तो ध्यान रखना है, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड परियोजना है इसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं, क्या होते हैं,
मिट्टी में क्या होते हैं, कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से, कई बार एग्जाम में पूछ देता है, तो ध्यान रखना है आपको। एन पी के, अर्थात एन से क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन, ठीक है। और पी से क्या हो जाएगा, फास्फोरस, क्या हो जाएगा, फास्फोरस। और के से क्या हो जाएगा, पोटास, अर्थात पोटास का मतलब है पोटेशियम, ठीक है। ये क्या है, इनके प्रतीक चिन्ह है। तो ध्यान रखना है कि मिट्टी में 3 प्रकार के पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड परियोजना की शुरुआत की गई। और कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, या नाइट्रोजन, फास्फोरस और के का मतलब पोटेशियम भी होता है, और पोटेशियम किस क्या क्या कहते हैं, पोटास भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। तो मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी ना हो, इसके लिए सूरतगढ़ गंगानगर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई 19 फरवरी 2015 से। यहाँ तक क्लियर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसकी थीम क्या है, थीम, ठीक है, तो थीम क्या है इसकी, वो भी इंपॉर्टेंट है। थीम है इसकी कि स्वस्थ स्वस्थ धरा, अर्थात स्वस्थ धरती रहेगी तो खेत क्या रहेगा दोस्तों, हरा, खेत हरा। तो आप याद रख लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्वस्थ धरा, स्वस्थ धरा तो खेत हरा भरा हो जाएगा। तो स्वस्थ धरा तो खेत हरा, ये क्या है, इसकी थीम है। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड परियोजना है उसकी थीम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है राजस्थान के एग्जाम के लिए। अब हम देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली परियोजना में। अब छोटे बच्चों को खाना आपूर्ति के लिए एक और योजना 16 नंबर पे, तो 17 नंबर पे चलते हैं अब हम। तो छोटे बच्चों को खाना आपूर्ति के लिए, ठीक है, एक स्कूलों में पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को क्या मिलता है, खाना मिलता है। तो उसके लिए एक योजना की शुरुआत की गई, उसका नाम है मिड डे मील। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिड डे मील योजना का जो संबंध है वो किससे है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत की गई है 15 अगस्त 1995 से। 15 अगस्त 1995 से क्या की गई, इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया कि पहली क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों को भोजन मिले स्कूलों में। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, छोटे बच्चे केवल भोजन के लिए जाते हैं, ठीक है। और सोमवार को क्या मिलते हैं, फल भी मिलते हैं यहाँ पे स्कूलों में। अब देखिए दोस्तों, ये डॉट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाली योजना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस योजना के बारे में आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो मिड डे मील जो परियोजना है वो विद्यालय के बच्चों को भोजन की आपूर्ति के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो इसका संबंध पूछा जा सकता है, तो इसका संबंध किससे है, पोषण से है। किससे है, पोषण से, भोजन से। अब देखिए नंबर 18 पर अगली परियोजना। अब अगली परियोजना क्या पढ़ते हैं हम, वो परियोजना है हमारी इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना, जो 8 रुपये में खाना मिलता है ना दोस्तों शहर में, उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। यहाँ पे हम जो हमारे राजस्थान के अलावा जो इंडिया में कई राज्य हैं वहाँ पे अलग अलग, जैसे शिव भोजन योजना, अटल भोजन योजना, या फिर अम्मा कैंटीन योजना, तो कई योजनाएं चलाई गई हैं। तो उनके सभी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंदिरा रसोई योजना, जो इंदिरा रसोई योजना है उसकी शुरुआत कब की गई, तो 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई। और कहाँ पे की गई दोस्तों, राजस्थान में, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मिलान कीजिए, क्या कीजिए, मिलान कीजिए। तो ध्यान रखना है इंदिरा रसोई योजना का मिलान किससे करना है, राजस्थान से करना है। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ योजनाएं और हैं, जैसे शिव भोजन योजना, ठीक है, इसका संबंध है महाराष्ट्र से। उसी प्रकार अम्मा कैंटीन
ठीक है, इसका संबंध है तमिलनाडु से। उसी प्रकार अटल अटल कैंटीन योजना, अटल कैंटीन योजना, और इसका संबंध है किससे? हरियाणा से। तो भोजन की आपूर्ति हो अर्थात कोई भूखा नहीं सोए, इन योजनाओं का जो मेन जो उद्देश्य है, ठीक है, मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जो पृथ्वी पर है वो बेचारा भूखा तो नहीं सोए कम से कम। ठीक है, तो ध्यान रखना है शिव भोजन योजना, इसका संबंध किससे है? महाराष्ट्र से। वहीं पर जो अम्मा कैंटीन है, इस योजना का संबंध किससे है? तमिलनाडु, तमिलनाडु से। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि अटल कैंटीन योजना, इसका संबंध किससे है? तो हरियाणा राज्य से, हरियाणा राज्य से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट कुछ भोजन से संबंधित क्या है? योजनाएं हैं, जो हर राज्य में अलग अलग नाम से चलाई गई हैं, लेकिन इन सबका उद्देश्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। ऐसी बात नहीं है कि गरीब भी इस योजना के अंतर्गत भोजन ग्रहण करते हैं, अमीर भी कई बार इमरजेंसी में खा लेता है बेटा। ठीक है भाई, अब देखिए 19 नंबर पे, कौन से नंबर पे? 19 नंबर पे पढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि कुछ ऐप हैं, कुछ ऐप हैं और कुछ योजनाएं हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे हम। तो एक योजना है बेटी बचाओ, सुना होगा आपने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अब मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इन योजनाओं के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर, वो क्या हैं? चेंज कर दिए जाते हैं कई बार। तो अब जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो इन सभी योजनाओं के, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ठीक है, या फिर कई योजनाएं हैं, उनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर, उनके नाम आप ज़रूर पढ़ के जाओ। तो कई बार क्या है, जैसे माधुरी दीक्षित को बना दिया गया है, ठीक है, तो अलग अलग क्या है, ये चेंज होते रहते हैं। तो ध्यान रखना है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? शुरुआत, तो शुरुआत कहाँ से की गई है? पानीपत, पानीपत हरियाणा से। वैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, याद होगा आपको। ठीक है, हमने युद्धों वाले टॉपिक में वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है दोस्तों, इसी के लिए शुरुआत से वीडियो ज़रूर देखें। अब देखिए दोस्तों, पानीपत हरियाणा से शुरुआत की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, और इसकी शुरुआत किस तारीख को की गई? तो ध्यान रखना है 22 जनवरी 2015 से इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। ठीक है, वहीं पर इम्पोर्टेंट है कुछ बातें, उनको ध्यान रखना है आपको। एक है किसान ऐप, किसान ऐप, ठीक है, कई एप्लीकेशन है, उनके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। एक है किसान ऐप और एक का नाम है सारथी ऐप। ये क्या है? छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे क्या है, कई बार क्यों सुना जाता है, अगर वो छूट जाता है हमारा तो क्या हो जाता है, बड़ी बड़ी बात हो जाती है। एक है ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन, तो नज़रअंदाज नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। तो अब देखिए आप पहले नंबर पे किसान ऐप। जो किसान ऐप है, इसकी जो शुरुआत है, अर्थात किसानों को संपूर्ण जानकारी कहाँ से पूछने जाएंगे वो, कि कैसा मौसम होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, बरसात आएगी, बादल फटेगा, क्या होगा। तो उसके लिए IIT, कौन सी? रुड़की, रुड़की में, रुड़की क्या है? एक क्षेत्र है जो कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। तो ध्यान रखना है, IIT जो संस्थान है रुड़की में, उत्तराखंड में, उसने किसान ऐप को क्या किया? लॉन्च किया। अब इसकी सहायता से क्या होता था कि किसान को आने वाले मौसम की जानकारी के लिए, आने वाले मौसम की जानकारी पहले ही उपलब्ध हो जाती थी, क्या होने वाला है आगे, ठीक है, ओले आएंगे, क्या होगा। तो ध्यान रखना है। फिर एक दोस्तों इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ग्रीन, इसके बारे में पढ़िए पहले, ऑपरेशन ग्रीन। अब ऑपरेशन ग्रीन से क्या है कि जो भी फल होते हैं या सब्जी होती है, उनकी सुरक्षा, कि कहीं वो ख़राब ना हो जाएं, वो सड़ ना जाएं,
तो उसके लिए सभी फलों को एक ऐसे स्थान पर रखा दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनको लंबे समय के बाद में उनको फिर से उपयोग में लिया जा सके। तो ध्यान रखना है कौन कौन से सब्जियां हैं जिनको ऑपरेशन ग्रीन में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑपरेशन ग्रीन में कौन कौन सी सब्जियों को शामिल किया गया है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, TOP, टोप। टोप का मतलब क्या होता है, लट्टू, और लट्टू कैसा, ग्रीन, हरा, ताकि मच्छर नहीं आएंगे। कैसे भी याद रख लेना आप अपनी इच्छा अनुसार। तो ध्यान रखना ऑपरेशन ग्रीन। अब T से क्या हो जाएगा, टोमेटो अर्थात टमाटर, ठीक है। O से क्या हो जाएगा, ओनियन अर्थात प्याज, ओनियन का अर्थ प्याज। और P से पोटैटो अर्थात आलू। तो इन तीन सब्जियों को क्या किया गया है दोस्तों, शामिल किया गया है किसमें, ऑपरेशन ग्रीन में। किसमें, ऑपरेशन ग्रीन में। तो आप ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी। क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी कि सर इसमें ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, कौन कौन सी सब्जी है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसको याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए जो सारथी ऐप है, कौन सी ऐप है, सारथी ऐप, इसकी शुरुआत CB के द्वारा की गई, ठीक है, एक संस्थान है। यहाँ से आपको केवल इतनी ध्यान रखना है कि सारथी ऐप का संबंध किससे है। तो ध्यान रखना है शेयर बाजार से, शेयर मार्केट से, अर्थात शेयर बाजार की जो जानकारी है वो किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं व्यक्ति, सारथी ऐप के द्वारा। वहीं पे देखिए दोस्तों कुछ ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब वो नहीं है पोस्टमार्टम वगैरह। ऑपरेशन का मतलब है सहायता के लिए भी कुछ ऑपरेशन चलाए गए हैं। जैसे अभी अभी चलाया गया है जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके दौरान एक है ऑपरेशन गंगा, ठीक है। और एक ऑपरेशन है, उसका भी नाम आपको याद रहना चाहिए, ऑपरेशन देवी शक्ति। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि करंट जीके को तो रोज़ पढ़ना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए एक का नाम है ऑपरेशन गंगा, अर्थात यूक्रेन से, जब रूस और यूक्रेन के बीच में महायुद्ध चल रहा है, तीसरे तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले सकता है ये, ठीक है। तो जो यूक्रेन से जो भारत के लोग थे, यूक्रेन से भारत के लोगों को सही सलामत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। वहीं पर जो अफगानिस्तान थे, तो अफगानिस्तान से भारत के लोगों को हमारे भाई बंदियों को लोगों को वापस लाने का कार्य किस कार्यक्रम के द्वारा किया गया, तो ऑपरेशन देवी शक्ति कार्यक्रम के द्वारा किया गया, ठीक है दोस्तों। अब वहीं पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट और रह गई हैं बातें, उनको पढ़ते हैं। 19 के बारे में पढ़ते हैं, चलो आगे चलते हैं, पीछे तो हो ही गया इसके। अब देखिए दोस्तों आगे 20 नंबर पे पहुंच जाते हैं, गाड़ी 20 नंबर पे पहुंच गई हमारी, नंबर 20। तो 20 नंबर पे है जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड योजना, जन आधार कार्ड जो योजना है उसके बारे में हमको पढ़ना है कि इसकी शुरुआत कब की गई। देखिए दोस्तों पहले चलता था भामाशाह कार्ड, ऐसे समझो। तो पहले भामाशाह कार्ड के स्थान पर, ऐसे लिख लो यहाँ पे भी याद रहेगा कि भामाशाह कार्ड के स्थान पर क्या किया गया, जन आधार कार्ड, अर्थात एक ही कार्ड लागू कर दिया गया। कौन सा, जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड की शुरुआत की गई और इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेट है 18/12/2019, ठीक है। अर्थात एक ही कार्ड योजना,
जन आधार कार्ड। कोई भी योजना का लाभ लेना है आपको, ठीक है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, आपने चिरंजीवी योजना के बारे में पढ़ा होगा, इम्पोर्टेंट है। जो चिरंजीवी योजना है उसके तहत पहले 5 लाख रुपए की बीमा राशि हर व्यक्ति को इलाज के लिए मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। किस योजना में? चिरंजीवी योजना में। और चिरंजीवी योजना का लाभ उठाने के लिए, अर्थात चिरंजीवी योजना का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिनको गेहूँ मिलता है, अर्थात जिनका नाम राशन कार्ड में है, जन आधार कार्ड में जिनका आधार कार्ड से अपडेट किया गया है ना, जिन व्यक्तियों का जो आधार कार्ड है वो जन आधार कार्ड से लिंक हो रहा है, ठीक है, उनको ही चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा और 10 लाख रुपए तक का इलाज फोकट में करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम आगे। इसके बारे में केवल आपको डेट याद रखनी है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब देखिए दोस्तों, कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। जैसे 21वें नंबर पर पीएम अर्थात प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, ठीक है। अब इनकी शुरुआत के बारे में आपको याद रखना है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? वाराणसी से, वाराणसी से होती है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हो रहे हैं धमाकेदार, जो आपको बहुत आवश्यक है, उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। अब देखिए 22वें नंबर पे, 22वें नंबर पढ़िए जन धन योजना। जन धन योजना सबसे इंपॉर्टेंट, जन धन योजना। अब जो जन धन योजना है उसकी शुरुआत की गई 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत की गई। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना। कौन सी योजना? जन धन योजना है, जिसकी शुरुआत की गई 28 अगस्त 2014 को। अब देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट 23 नंबर की, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा देना, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्वच्छ भारत मिशन। अब जो स्वच्छ भारत मिशन है इसकी शुरुआत फर्स्ट टाइम जो शुरुआत है वो किसने की गई? केरल का एक राजदूत था, केरल का राजदूत, उसका नाम है रिपु दमन के द्वारा क्या की गई इसकी शुरुआत, अर्थात इसको आगे बढ़ने का कार्य किया गया स्वच्छ भारत मिशन को। और कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014, ठीक है। और आखिरी जब इसका लक्ष्य था वो क्या था? 2 अक्टूबर 2019 तक। ये भी क्या है, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के रूप में क्या होगी? प्रमोशन होगा इसका। जैसे आजकल की मूवी आती है ना, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड, सेम वैसे ही। तो स्वच्छ भारत मिशन है, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है, चरण फर्स्ट कह दो इसको, चरण फर्स्ट कब लागू होता है? 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2019 तक, ठीक है। ये इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से की जाती है? अगर आपसे जगह पूछी जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, तो जगह लिखना है आपको साबरमती जो आश्रम था, साबरमती नदी के किनारे जो साबरमती आश्रम था ना,
कहाँ पे? गुजरात से। गुजरात से इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। ठीक है। और कब की गई? महात्मा गांधी के 150वीं जो जयंती थी, महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती थी, उस दिन से इसकी शुरुआत की गई, स्वच्छ भारत मिशन की। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको इम्पोर्टेंट क्या है वो पढ़ना है आपको। इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका अब नया वर्जन आया है 2.0, और 2.0 जो वर्जन है वो इसकी शुरुआत की गई है 4 मार्च से, 4 मार्च 2020, लेटेस्ट वर्जन। ठीक है। और किसके द्वारा की गई है शुरुआत, इसका नाम तो आप भूलना ही मत सपने में भी। जो कृषि मंत्री हैं हमारे गजेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, उसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड चरण को, अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। ठीक है। वहीं पे हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो टॉप लेवल पे जो जिला आया है, सॉरी राज्य, टॉप रैंक किस राज्य ने प्राप्त की है स्वच्छता के बारे में, तो उसका नाम आएगा सिक्किम। और सिक्किम का नाम लेते ही आपकी खोपड़ी में एक बात सेट हो जानी चाहिए कि सिक्किम जो राज्य है वहाँ पे क्या की जाती है दोस्तों? जैविक खेती, जैविक खेती कहाँ पे की जाती है? सिक्किम में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जैविक खेती, तो डूंगरपुर में। ये सभी बातें मैंने कृषि का जो हमारा वीडियो है उसमें आपको सभी जो इम्पोर्टेंट जानकारी जो हर बच्चे को होनी चाहिए वो आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दी गई है भाइयों। अब देखिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम सौभाग्य योजना। अब इसका मतलब ये नहीं है कोई आशीर्वाद दे रहा है सौभाग्यवती भवे। सौभाग्य क्या है? योजना है। सौभाग्य योजना। अब जो सौभाग्य योजना है उसकी शुरुआत की गई 25 सितंबर 2017 को, और कहाँ से? राजस्थान से। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि फ्री कनेक्शन, फ्री कनेक्शन अर्थात विद्युत का फ्री कनेक्शन करवा सकते हैं आप। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल फ्री है आपका, नहीं नहीं, बिल तो आपको देना पड़ेगा, कनेक्शन फ्री है। ठीक है। तो कनेक्शन जरूर करो आप जीवन में। एक और योजना है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है स्माइल योजना। रेड पेन कहाँ गया हमारा? मिल गया भाई, स्माइल योजना। अब स्माइल जो योजना है, स्माइल योजना का अर्थ नहीं है कि आप सबको स्माइल दो, लाइन दो, गलत बात। स्माइल योजना, इसका उद्देश्य क्या है उसको पढ़िए आप। इसका उद्देश्य है कि हाशिए पर खड़े व्यक्ति को आजीविका के लिए कोई उद्योग उपलब्ध कराना। और इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई? 25 दिसंबर 2014 को। ये क्वेश्चन आपको सत्य असत्य के रूप में देखने को जरूर मिलेगा, कोई बड़ी एग्जाम में या छोटी एग्जाम में मिल जाता है कई बार। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्माइल योजना है, इस योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य आपको जरूर याद रखना है। इसका उद्देश्य आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा एग्जाम में कि हाशिए पर खड़े व्यक्ति को, हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका के लिए, आजीविका के लिए उद्यम अर्थात उद्यम उपलब्ध कराना। इसका क्या है उद्देश्य? किस योजना का? स्माइल योजना का। वहीं पे सबसे महत्वपूर्ण योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। अब जो मिशन इंद्रधनुष योजना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आजकल कोरोना के काल में सबके टीका लग रहा है, इंजेक्शन लग रहा है सबके। ठीक है। किसके आगे किसी के पीछे, लेकिन हाथ में लगता है इंजेक्शन ये। तो मिशन इंद्रधनुष, इसका जो संबंध है वो किससे है? तो टीकाकरण से। पहला क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा कि इंद्रधनुष मिशन है, उसका संबंध किससे है? तो टीकाकरण से। किससे है? टीकाकरण से। वहीं पे आपसे यदि पूछा जाए,
वहीं पे आपसे पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कब की गई। तो शुरुआत यदि आपसे पूछ ले तो 25 दिसंबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये वाली डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट जो वर्जन है इसका वो है 4.0, इसलिए मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ। 4.0 इसका वर्जन आ गया है, अर्थात चौथा चैप्टर, चौथा भाग। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कितने ज़िले शामिल हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 416 ज़िले, अर्थात अब की बार क्या उद्देश्य है कि जो 416 ज़िले, क्योंकि ज़िले वैसे शुरुआत में बहुत ज़्यादा लिए गए थे, लेकिन अब जो ज़िले बच रहे हैं कितने हैं, 416 ज़िले हैं। तो 4 से 16 ज़िलों में क्या लग जाए, टीका लग जाए सबके। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट यहाँ से क्या है कि मिशन इंद्रधनुष जो योजना है उसका संबंध किसे, टीकाकरण से है। ठीक है, और इसके चौथे जो चरण है उसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो 416 जिले, 416 जिलों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अभी हमने पढ़ा दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन योजना। ठीक है, उसके बाद में आपने सुना होगा टॉयलेट बनवा दी है ना, टॉयलेट का नाम सुना है, टॉयलेट, टॉयलेट मूवी देखी होगी आपने। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि टॉयलेट को साफ सफाई कौन करेगा, टॉयलेट तो बनवा दी लेकिन साफ सफाई कौन करेगा। तो ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसी के नीचे लिख लेना, एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि टॉयलेट को साफ करने के लिए एक योजना चलाई गई, उसका नाम था राइट टू पी। राइट टू पी एक योजना चलाई गई जिसका उद्देश्य क्या था, भाई टॉयलेट को साफ करो, टॉयलेट तो बना दी लेकिन पोटी करने के बाद में साफ कौन करेगा। तो राइट टू पी जो योजना चलाएगी उसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो नागपुर, और नागपुर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र से राइट टू पी योजना की शुरुआत की गई, अभियान चला गया। राइट टू पी क्या है, एक अभियान है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य क्या है, टॉयलेटों को साफ करना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, उसके बाद में फिर हम बड़ा धमाका करेंगे। 27वीं योजना और पढ़ दो आप, एक अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रम। इसकी आपको केवल डेट याद होनी चाहिए, बस केवल डेट, और डेट है इसकी 9 अप्रैल 2002। ठीक है, अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई, 9 अप्रैल 2002। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट। ये दो कार्यक्रम उनका मिक्सर है, ये दो कार्यक्रम हैं, उनको मिक्स करके उनका नाम अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रम रखा गया है। ठीक है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट यही है कि इसकी जो शुरुआत कब से हुई है, 9 अप्रैल 2002 से। एग्जाम में ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए कुछ हम संसाधन, जो ऊर्जा संसाधन है उनसे संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और पढ़ लेते हैं। तो पहली योजना आप पढ़ते हैं छाबड़ा, छाबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, नाम बड़ा है तो काम भी बड़ा है। ठीक है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो छाबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, जहाँ से क्या है, हमको विद्युत की आपूर्ति होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे स्थित है। तो राजस्थान में कौन से ज़िले में स्थित है, 12 ज़िले में स्थित है। वहीं पे यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में, ठीक है, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो ये आंकड़े ज़रूर आप एक बार गूगल करके देख लें। तो वर्तमान में आपको पढ़ना है कि वर्तमान में, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, कि वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन, उसके आगे आपको खाली छोड़ना है और कितनी मेगावाट वो पढ़ के जाना है। वर्तमान में यदि आप, जब मैं वीडियो ये अपलोड हो रहा है तो उस डेट के हिसाब से वर्तमान में कितनी है, 2320 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति होती है। किससे, छाबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, और आपसे एग्जाम पूछ देता है कि इसकी कई कितनी इकाइयाँ हैं, तो 6 क्या है इसकी इकाई हैं। यदि आपसे इकाई पूछ ली जाए तो 6 क्या है इसकी इकाई हैं।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है गिरल। गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्टर या प्रोजेक्ट इकाई। ठीक है, गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट इकाई। अब ये कहाँ पे स्थित है? ये जो पावर प्लांट है ये कहाँ पे स्थित है? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है बाड़मेर में। कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। ठीक है। अब आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यह है राजस्थान का पहला राजस्थान का पहला गैसीकरण, सॉरी गौसी लग दिया, राजस्थान का पहला गैसीकरण लिग्नाइट पर आधारित है भाई। ये लिग्नाइट। देखिए, यदि आपसे राजस्थान में पूछा जाए कि जो लिग्नाइट जो धातु है वो राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है, तो कपूरडी गांव है बाड़मेर में। वहाँ पे क्या है, इसका खनिज, जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें आपको बता रखा है कि जो लिग्नाइट कहाँ पे पाया जाता है राजस्थान में, सर्वाधिक खान कहाँ पे है लिग्नाइट की, तो कहाँ पे है? कपूरडी गांव बाड़मेर में। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम, राजस्थान का पहला गैसीकरण है जो लिग्नाइट, जो तापीय लिग्नाइट तापीय ऊर्जा जो योजना है, ये किसकी सहायता से खोली गई है? तो जर्मनी की सहायता से। जर्मनी की सहायता से। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्थान की पहली गैसीकरण लिग्नाइट तापीय ऊर्जा संबंधी योजना है। कौन सी है? गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट इकाई, जो कि कहाँ पे है? बाड़मेर में है। वहीं पे आपको क्या बात ध्यान रखनी है? वहीं पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यह जर्मनी के सहयोग से, किसके सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है? तो जर्मनी के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। वहीं पे आपको एक लाइन और इम्पोर्टेंट है, उसको लिख लेना आप कि राजस्थान की पहली जो प्राकृतिक गैस परियोजना है, पहली प्राकृतिक गैस परियोजना है, उसका नाम क्या है? रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना है। उसका नाम क्या है? रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना है। ठीक है। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट और है एक और फैक्ट। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगली है रावत भाटा। एक होते है ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है, यह है रावत भाटा। कंफ्यूज नहीं होना है। मर गया भाई। रावत भाटा परमाणु विद्युत परियोजना। रावत भाटा परमाणु विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। वीरों की भूमि चित्तौड़गढ़। ठीक है, वीरों की भूमि चित्तौड़गढ़ में क्या है? रावत भाटा परमाणु विद्युत परियोजना है। ध्यान रखना है कि यह सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है। यह सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है। कौन सा? रावत भाटा परमाणु विद्युत परियोजना। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि राजस्थान को तो सबसे बड़ा है यह राजस्थान का तो सबसे बड़ा है, लेकिन एग्जाम में क्या दिमाग लगा लिया जाता है, एग्जामिनर द्वारा दिमाग लगा लिया जाता है कि भाई भारत का यदि फर्स्ट सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह पड़े तो भारत का फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और सेकंड नंबर पे कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है। और राजस्थान में भी कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। और नाम अभी आपने पढ़ ही लिया।
ठीक है भाई। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रावत भाटा परमाणु जो परियोजना है उसमें कितनी इकाई है, तो ये भूलना मत आप, कितनी इकाई है, 8 इकाई है। अब देखो एग्जाम में, छाबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, इसकी इकाई कितनी है, कितनी इकाई है इसकी, 6, और इसकी कितनी है, 8। कंफ्यूज नहीं होना है आपको इकाइयों के मामले में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इकाई यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, इन दोनों इकाइयों का ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। आप कोई भी एक इकाई का ध्यान रख लेना भाई, एक में 6 होती है, एक में 8 होती हैं, आप कोई भी एक इकाई का ध्यान रख लेना, बस कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कैसे याद रखोगे, छाबड़ा, तो छाबड़ा में 6 आ रहा है ना, 6 शब्द, तो 6 से 6 हो जाएंगे भाई, तो एक तो आपका क्लियर हो गया। अब बचा कितना, 8, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, याद करें तो अपने लगन से याद करो, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब हम आपको राजस्थान का जो भी भूगोल है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट भूगोल को लेके आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे चैनल तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि आपको अच्छा नहीं लगे दोस्तों तो डिसलाइक करें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए अपने पूर्वजों की सेवा करें, ठीक है, और उनको अच्छे गाइडलाइन दें ताकि वो अच्छे भोजन का सेवन करें और बीमारियों से दूर रहें दोस्तों, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है, ठीक है। और आजकल कौन 100 वर्ष जीता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।